दुनिया का सबसे कम एक्सप्लोर किया गया और सबसे कम समझा गया कॉन्टिनेंट। सर्दियों में यहां सूरज कभी निकलता नहीं और गर्मियों में ये कभी ढलता नहीं। ये 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जमा हुआ रेगिस्तान है और ये दुनिया की सबसे सूखी जगह है। सर्दियों में यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -30 से -65 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ शायद ही कोई जिंदा रह सके। यहाँ ना नेटिव लोग हैं, न जमीनी मैमल्स और ना ही कोई पेड़। लेकिन दुनिया की सबसे खराब कंडीशंस के बावजूद इंसान यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। वाह, ये बर्फीली दरार तो बहुत ही गहरी है। हमें बिल्कुल नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। सामने बर्फ ही बर्फ है और होराइजन है। अब हम बर्फ से टकराने वाले हैं। झटका लगेगा। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स बहुत ही मिस्टीरियस जीव हैं। कुदरत ने इन्हें सी आइस में रहने के लिए ही बनाया है। और इन्हें जिंदा रखने वाले लोग। ओहो, अब तो हम शेयर जोन में दाखिल होने वाले हैं। इंसानी जिंदगी को खतरा पैदा करने वाले हालात से जूझ रहे हैं। विजिबिलिटी सिर्फ 20 मीटर है यहाँ। यहाँ आज तक का सबसे ठंडा रिकॉर्डेड टेम्परेचर था 0 से 93.2 डिग्री सेल्सियस नीचे। और यहाँ रिकॉर्ड की गई सबसे तेज हवा रही 320 किलोमीटर पर आवर। ये सब उस रिसर्च के लिए हो रहा है जो दुनिया को बदल सकती है। यहाँ हम काफी मोटी बर्फ पर हैं। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। सही कहा। अरे ये क्या हुआ? शायद हम किसी चीज से टकराए हैं। ये अलार्म क्यों बजा है? किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजो फौरन। कोई जाओ। यहाँ तो काफी खड़ी चढ़ाई है। माय गॉड, बहुत खड़ी है। एंटार्क्टिका इस दुनिया में बची आखिरी ग्रेट मिस्ट्री है। इस दुनिया के सबसे निचले हिस्से में मौजूद इस जमे हुए वेस्टलैंड में सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी जबरदस्त कोशिशें करनी पड़ती हैं। यहां 70 से ज्यादा बेसेस हैं जिन्हें बनाया है 30 देशों ने और ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैले हैं। मैकमर्डो साउंड के मुहाने पर रॉस सी रीजन के बीच मौजूद है स्कॉट बेस, न्यूजीलैंड की परमानेंट रिसर्च आउटपोस्ट। Hey guys, welcome to Scott Base. अंदर आइए और रिलैक्स हो जाइए। यहाँ साइंटिस्ट्स रहते हैं, खाते पीते हैं और कुदरत की मार से खुद को बचाते हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स के एक नेटवर्क के जरिए जो वेदरप्रूफ टनल्स की मदद से आपस में जुड़ी हैं और इस सब का कोऑर्डिनेशन होता है स्कॉट बेस लीडरशिप के जरिए। ये स्कॉट बेस का बिजी सीजन है। इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर में और ये फरवरी तक चलता है। तो इन 5 महीनों के दौरान हम काफी बिजी रहते हैं। यहाँ साउथ में कुल करीब 330 लोग हैं, यानी काफी भीड़ भाड़ है। 90 वैज्ञानिकों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ 200 से ज्यादा लोगों की मदद चाहिए होती है। इसे इसके ऊपर ढक देते हैं। मैं इसे बांधने में मदद करूं क्या? आज रॉस आइस शेल्फ टीम स्कॉट बेस के सबसे एम्बिशियस एक्सपेडिशंस में से एक पर रवाना हो रही है। हम पैकिंग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम चलने के लिए तैयार है। 10 साइंटिस्ट्स और 2 सर्वाइवल एक्सपर्ट्स यहाँ से 354 किलोमीटर साउथ में बर्फ के एक तैरते मास पर जा रहे हैं जो कॉन्टिनेंट से जुड़ा है और जहाँ शायद किसी ने कभी कदम नहीं रखा। रॉस आइस शेल्फ ये दुनिया की तैरती सबसे बड़ी बर्फ है। इसका साइज फ्रांस के बराबर है और हमारे पास इसका सिर्फ एक ही मेजरमेंट है जिसे 1970s में लिया था। That's it. यानी कि इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है हमें। हमारे पास प्लूटो की ज्यादा अच्छी तस्वीरें हैं बजाय इस आइस शेल्फ के। हम कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। हमें आए दिन नई जानकारियां मिलती रहती हैं। डॉक्टर क्रिश्चियन ओनाइजर और उनकी टीम ये जानना चाहते हैं कि पास्ट क्लाइमेट चेंजेस को लेकर आइस शेल्फ ने कैसे रिएक्ट किया था, ताकि वो ये जान पाएं कि आने वाले क्लाइमेट चेंजेस से ये बर्फ कितनी तेजी से पिघल सकती है।
रॉस आइस शेल्फ आइस शीट का एक बड़ा सा टुकड़ा है जो खतरे से घिरा है। अगर ये टूटा तो पिघल जाएगा। हालांकि ये काफी दूर है, लेकिन इसके पिघलने से सी लेवल में 6 से 7 मीटर का फर्क आ सकता है, जबकि सिर्फ 10 सेंटीमीटर से ही कुछ एरियाज में तो बाढ़ आ सकती है जिनकी ऊंचाई काफी कम है, जैसे साउथ डुनीडन एरिया। वहां मौजूद हर एक बस्ती खत्म हो जाएगी, और अगर ये 6 से 7 मीटर हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी सभी गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर हैं। एक बार फिर देख लेना कि वो है या नहीं। टॉम पर टीम सुरक्षा की जिम्मेदारी है और उन्हें इन लोगों को उबड़ खाबड़ बर्फ पर साउथ की तरफ 320 किलोमीटर से भी दूर ले जाना है और पार करना है एक जानलेवा इलाका जिसका नाम है शियर जोन। शियर जोन में बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं, बहुत ही बड़ी। तुम उससे डर सकते हो, तो जब उस इलाके से गुजरेंगे तो किसी को व्हीकल से उतरना नहीं है, ठीक है? शियर जोन में कुछ दरारें तो 5, 6 या 7 मीटर तक चौड़ी और 30 से 40 मीटर तक गहरी हो सकती है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतनी बड़ी जगह में आपकी कितनी अहमियत है, और यहाँ हर चीज नेचर ही कंट्रोल करती है। 3 लोग पीछे, एक आगे, चलो चलते हैं। मेरा काम ये है कि हर कोई स्कॉट बेस तक सेफली पहुंच जाए, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलो चलते हैं। इस सफर में सरवाइव करने के लिए टीम स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स पर निर्भर कर रही है, जिनका नाम है हैगलैंड्स। ये व्हीकल काफी टफ है। ये है ट्रैक व्हीकल। ये काफी कुछ टैंक से मिलते जुलते हैं। हम इनसे जो काम लेना चाहते हैं ये उसके लिए एकदम सही है। इस समय मैं देख पा रहा हूँ बर्फ की सफेद चादर को, और ये बहुत ही डरावनी है। हमने बहुत ही एनर्जी और बहुत सा टाइम इन्वेस्ट किया है। इस मशीन को बनाने में बहुत वक्त लगा है। आज से पहले इस तरह का काम किसी ने नहीं किया है, ऐसा एक्सप्लोरेशन, यू नो, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। यहाँ से हमें शियर जोन में पहुंचने में 4 घंटे लग सकते हैं। हमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा क्योंकि ये दरारों वाला इलाका है। ये ऐसा है जैसे कि दरारों की कोई माइन फील्ड हो। अंटार्कटिका, ये देखो, हम यहाँ पहुँच गए। स्कॉट बेस में एक बार में सिर्फ 85 लोग ही रह सकते हैं, इसलिए हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलता रहता है। इस सीजन में 90 से भी ज्यादा मिशंस पूरे किए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इससे ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था। हे ग्राम, डैनी, हमारे पास जरूरत की हर चीज है ना? सारी केबल्स, कॉइल्स और स्कीज। हाँ, सब चीजें हैं। गुड। माउंट एरेबस टीम अंटार्कटिका के सबसे एक्टिव वोल्केनोज को स्टडी कर रही है। वो 132 अलग अलग साइट्स पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाएगी जो इसके अंदरूनी कामकाज की एक कॉम्पोजिट इमेज बनाएंगे। इन सब से बदबू आ रही है। आज ये लोग इस पहाड़ की चोटी तक जाने वाले हैं। हम करीब 3300 मीटर्स की हाइट तक जाएंगे, तो इट कुड बी -20 अप देयर। और रूल ये है कि हेलीकॉप्टर में हमें ये बिग पफी जैकेट पहननी होगी क्रैश को अवॉइड करने के लिए। एक और दिन मैं कंफर्ट और एक्स्ट्रा वार्मथ के लिए डबल लेयर पहन रहा हूँ। डॉक्टर ग्राहम हिल इस प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट हैं। हम कई पॉइंट्स पर इस वोल्केनो के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स को नाप रहे हैं। फिर हम इन्हें आपस में मिलाकर सब सरफेस का एक सीटी स्कैन करेंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ पाए तो हम उन सिग्नल्स को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जो वोल्केनो के फटने पर जनरेट होते हैं। अब हम चल रहे हैं, और हम जब कुछ जान पाएंगे कि ये वोल्केनो कैसे वर्क करता है तो उसे हम दुनिया के दूसरे वोल्केनो के मामले में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वोल्केनो के आसपास काफी लोग रहते हैं। तो अगर ये फटेंगे तो अपने आसपास के इलाके को बर्बाद कर सकते हैं और इंसानों पर इसका गहरा असर पड़ता है। So come on guys, चलो चलें। टाइम टू गो टू वर्क। another day in paradise. डैनी कोई साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक वर्ल्ड क्लास माउंटेनियर हैं, और वोल्केनो के इलाके में टीम को सही सलामत रखना इनका काम है। Let's go. मुझे अपना काम पसंद है। मुझे लोगों को ऐसे शानदार एडवेंचर्स पर ले जाना होता है, लेकिन एनवायरनमेंट पर आपका कंट्रोल नहीं होता। अगर आप सेफ रहे तो घर सही सलामत लौट आएंगे। इंडिया डेल्टा इको मैक्स सेंटर, रॉजर। ये हैं हेफ चॉपर उड़ाते हैं। माउंट एरेबस यहाँ से 32 किलोमीटर से थोड़ा ही आगे है, और हेफ को अनप्रेडिक्टेबल विंड्स के बीच से गुजरना है।
यहाँ हवा तेज है, 20 नॉट्स में भी। प्रीटी गुड। इन्हें लैंड करने के लिए एक सेफ जगह भी ढूंढनी होगी। इस पहाड़ पर जगह जगह मौजूद हैं बड़ी बड़ी दरारें यानी क्रिवासेस। बेसिकली कोई दरार या क्रिवास किसी ग्लेशियर में इस तरह से खुली होती है। इस एरिया में काफी एक्शन है, इस ग्लेशियर में बहुत मूवमेंट होती है। ओह, लुक एट दैट। वाओ! ये दरार तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। कभी कभी जब आप इसमें सीधा देखते हैं तो आप सोचते हैं कि आप इसमें लैंड नहीं करेंगे क्योंकि ये होल बहुत बड़ा है, लेकिन अक्सर ऐसी कोई क्रिवास होती है जो किसी स्नो ब्रिज के नीचे छुपी होती है। हेलीकॉप्टर से इन्हें ठीक से देख पाना मुमकिन नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम भला यहाँ अंटार्कटिका में क्या करने आए हैं और दरारों से भरे इरप्ट होते वॉल्केनो के आसपास क्यों फ्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त एक आइस स्ट्रीम के बीच में हैं। जब हम अपने घर लौटकर लोगों को ये सब बातें बताते हैं तो अक्सर वो पूछते हैं कि आखिर आप ऐसा करते क्यों हैं? लेकिन ये इस काम से जुड़ी कुछ सच्चाइयों में से सिर्फ एक है। ऑलराइट, 1 माइल, स्टार्ट लुकिंग। हमें एक सबसे सेफ दिखने वाली जगह ढूंढनी होगी। वो सामने ही है। बहुत बढ़िया है। लेकिन हम एक्सीलेंट पायलट्स के साथ काम कर रहे हैं, सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमें इन पायलट्स पर पूरा यकीन है। तो चलो अब हेलीकॉप्टर को लैंड करते हैं।